स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो बहुत शानदार है। आज है MSN2 के ऊपर और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है ग्लूकोमा, दूसरा प्रश्न है यौन संचारित रोग और किसी एक रोग पर चर्चा, समझ गए, यानी गोनेरिया पर चर्चा किए हैं और उसका लिस्ट बनाया है यौन संचारित रोग का, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है 10 नंबर में। दूसरा जो प्रश्न लेकर आए हैं बहुत शानदार प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने में ओटाइटिस मीडिया, मध्य कर्ण का संक्रमण, समझ गए ना। तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमा क्या होता है देख लीजिए। जैसे ग्लूकोमा विकारों का एक समूह है जिसमें आँख में भरे तरल के कारण उत्पन्न इंट्राओकुलर प्रेशर सामान्य से इतना बढ़ जाता है कि ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाती है, इससे अंधापन हो जाता है। देखिए ग्लूकोमा जो होता है ना, यह एक यह एक जो है समस्याओं का समूह होता है जिसमें आँख में जो तरल होता है ना, आप लोग जानते हैं कि आँख में बिना तरल के कुछ होता नहीं है। आँख में तरल है तभी ना आँख से जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ें निकलता है। तो उस आँख में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है तो इस तरल पदार्थ के भरे होने के कारण इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो होता है वह सामान्य से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है IOP। इसलिए जो है आँख के चारों ओर जो है इसका प्रेशर लगने लगता है और जो ऑप्टिक नर्व होता है वह नष्ट हो सकता है और इसे ही अंधापन कहते हैं। तो ग्लूकोमा के बारे में समझ गए कि आँख में जो तरल पदार्थ है वो तरल पदार्थ के कारण इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है और ऑप्टिक नर्व नष्ट हो सकता है, जिससे व्यक्ति को अंधापन हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोमा समझ गए। चलिए अब ग्लूकोमा का कारण देखिए कि ग्लूकोमा का कारण क्या होता है। तो देखिए एक्वस ह्यूमर का सामान्य से अधिक निर्माण, अगर आँख में एक्वस ह्यूमर जो द्रव है इसका सामान्य से अधिक निर्माण होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आँख पर, ठीक है ना। एक्वस एवं विट्रस ह्यूमर के मध्य संचार असंतुलन, मतलब जो एक्वस है और जो विट्रियस है, इस विट्रियस और एक्वस के मध्य जो है वह संचार जो है, जो फ्लो है वह फ्लो जो है वह असंतुलन हो जाएगा, मतलब इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्वस एवं विट्रियस ह्यूमर के मध्य जो प्रचार है वह असंतुलन हो जाएगा, मतलब फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, समझ गए। और पहला है एक्वस ह्यूमर का सामान्य से अधिक निर्माण। ओके, चलिए उसके बाद देखिए आँख में किसी भी प्रकार के संक्रमण होने से चीज़ हो सकता है, जैसे रेटाइनिटिस, समझ गए ना, रेटाइनिटिस समझ गए ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। रेटाइनिटिस जो होता है यह आँखों का एक संक्रमण है, ठीक है। आँख में चोट लगना, आई ट्रॉमा, आँख में अगर चोट लगेगा तो भी ग्लूकोमा हो सकता है, मतलब आँख अंधापन हो सकता है। जन्मजात विकृतिता होना, जैसे ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट, मतलब ऑटोसोमल जन्मजात विकृति होने के कारण हो सकता है। तो आप लोग देख लिए कि आँखों में चोट लगना, आँखों में संक्रमण, या एक्वस ह्यूमर का अधिक निर्माण होना, या एक्वस और विट्रस के बीच जो संचार है उसमें असंतुलन होना, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपका जो है कारण बनता है ग्लूकोमा का या अंधापन का, ठीक है। चलिए लक्षण क्या होता है, किसी को अगर ग्लूकोमा होता है तो क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। पहला है आँखों में दर्द होगा, बिल्कुल सही है, दबाव पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। परिधीय दृष्टि का कम होगा, क्योंकि आँख अंधापन होगा तो उसका जो परिधीय है, पेरिफेरल है, उसका जो है कम हो जाएगा, मतलब दृष्टि कम हो जाएगा। प्रकाश के चारों ओर घेरा बनेगा, मतलब जो प्रकाश है वो जो है प्रकाश का जो क्षेत्र है आँख का उसके चारों ओर घेरा बनने लगेगा, ठीक है ना। दृष्टि कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति का, जी घबराना और उल्टी होगा। आपको जब आँख में दिक्कत होगा तो जी घबराना और उल्टी होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद और देखिएगा क्या लक्षण दिखाई देता है। पुतली विस्तारण, प्रकाश में अविचलित रहना, मतलब आप जैसे ही प्रकाश में जाएंगे तो प्रकाश में जो है मन विचलित होने लगेगा, प्रकाश से जो है समस्या होने लगेगा, और पुतली जो है पपली डिलेशन होने लगेगा, पुतली में विस्तार होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लक्षण दिखाई देता है जब भी आँख में आपका ग्लूकोमा होता है। तो आँख में दर्द और आँख का जो प्रकाशीय दृष्टि है उसको कम होने लगता है, प्रकाश के चारों ओर घेरा बनने लगता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाता है, जी घबराना, उल्टी होने लगता है, पुतली विस्तारित हो जाता है, डिलेशन हो जाता है पपिल, और प्रकाश में विचलित होने लगता है, ठीक है ना, विचलित रहना।
उसके बाद है प्रकाश से समस्या होना, फोटोफोबिया होना, समझ गए। तो ये सब जो है इसका लक्षण होता है। ओके, चलिए इसका निदान क्या होता है देख लीजिए। निदान में हिस्ट्री कलेक्शन, किसी भी पेशेंट के निदान में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो इसका नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद है एक अलग टेस्ट है साइट लैंप एग्जामिनेशन। ग्लूकोमा के लिए साइट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है गोनियोस्कोपी किया जाता है, समझ गए ना। ग्लूकोमा से जी से ग्लूकोमा और जी से गोनियोस्कोपी, याद रखिएगा। पेरीमेट्री किया जाता है, परिधि को मापने के लिए, आँखों के परिधि को मापने के लिए पेरीमेट्री किया जाता है, समझ गए ना। अगर परिधीय विस्तार दृष्टि में अगर कम होने लगता है तो ये पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर ग्लूकोमा हो रहा है, ग्लूकोमा छा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आप लोग इसको याद करके रखिएगा। ओके, चलिए तो आपको निदान याद होना चाहिए कि ग्लूकोमा में कौन कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और ब्लड एग्जामिनेशन जो है ये तो नॉर्मल है, सभी में लिख सकते हैं। दूसरा इसका है एक है जेनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी, ठीक है। एक है साइट लैंप एग्जामिनेशन और एक पेरीमेट्री, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा ग्लूकोमा वाले पेशेंट के लिए, साइट लैंप, गोनोस्कोपी और पेरीमेट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पेरीमेट्री के बाद और सारा टेस्ट है। एक है फंडस फोटोग्राफी और एक है टोनोमेट्री, ठीक है ना। पेरीमेट्री, टोनोमेट्री और फंडस फोटोग्राफी, ठीक है ना, और गोनोग्राफी, ठीक है ना, गोनियोस्कोपी, पेरीमेट्री, फंडस फोटोग्राफी और टोनोमेट्री। ओके, चलिए इसका प्रबंध देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर प्रबंध में दवाई के द्वारा होगा, चूँकि संक्रमण है, दर्द है, ठीक है ना, तो ये सब के लिए तो दवाई दिया ही जाएगा, तो दवाई चिकित्सीय प्रबंध भी हो जाएगा। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा, तो उसको जो है फिर सर्जरी किया जाएगा। अगर इसमें सर्जरी होगा तो सर्जिकल प्रबंध भी होगा। और लास्ट वाला नर्सिंग प्रबंध तो सब में होता है, सभी बीमारी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके प्रबंध को देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्लूकोमा का प्रबंध इसके प्रकार पर निर्भर करता है एवं यह निम्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए प्रबंध। पहला है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार कुछ दवाइयों द्वारा किया जाता है, जैसे टिमोलॉल, बेटाजोलोल, प्रीमोडाइनिन और डर्जोलामाइड, ठीक है ना। ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जिसको अगर क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा हुआ रहता है तो उसको जो है ड्रग थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है, जैसे टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल, प्रीमोनाइडिन, ठीक है ना, और डोजोलामाइड। ये याद रखिएगा, टिमोलॉल, बेटाक्सोलोल और प्रीमोमाइडिन और डोजोलामाइड। ये ड्रग थेरेपी है जो कि क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए इलाज में आता है। तो दवाई के द्वारा हो गया प्रबंध। नेक्स्ट प्रबंध है ट्राइडेक्टोमी है। अब जिसको ड्रग से लाभ नहीं मिलता है, जिस मरीज को, उन्हीं का आइरिस कुछ भाग सर्जरी द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। इससे यूक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो समान हो जाता है, ठीक है। ट्राइडेक्टोमी का मतलब होता है कि अगर जिसको ड्रग थेरेपी दिया जाता है, उसको अगर ड्रग थेरेपी से सही नहीं होता है तो उसके बाद जो है उस पेशेंट का आइरिस का कुछ भाग जो है सर्जरी के द्वारा काट कर हटा दिया जाता है, जिसे ट्राइडेक्टोमी कहते हैं। जिससे होता यह है कि जो एक्वस ह्यूमर जो फ्लो में इनबैलेंस हो गया था, असंतुलन हो गया था, उसके फ्लो में जो है अब समान हो जाएगा, समझ गए, जिसके कारण आँखों पर प्रेशर नहीं लगेगा और व्यक्ति को ग्लूकोमा या अंधापन नहीं होगा, समझ गए। चलिए ट्राइडेक्टोमी याद रखिएगा, इसका सर्जरी है। तीसरा इसका प्रबंध है अदर सर्जरी। अदर सर्जरी में कौन सा हो सकता है? रोगियों में आवश्यकता अनुसार शल्य चिकित्सा की जाती है, जैसे आर्गन लेजर ट्रिबोक्लोप्लास्टी, ट्रिबिक्लोटोमी, ठीक है ना। क्या होता है? आर्गन लेजर ट्रिबेक्लोप्लास्टी होता है या फिर ट्रेबिक्लोटोमी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि अदर सर्जरी में आर्गन लेजर ट्रिबेक्लोप्लास्टी होता है या फिर ट्रेबिक्लोटोमी होता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है, ट्रेबिक्लोप्लास्टी या ट्रेबिक्लोटोमी, समझ गए ना, अदर सर्जरी है, समझ गए। चौथा देखिएगा, यहाँ पे रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक एवं आईवी मैनिटोल दिया जाता है, ठीक है ना। आईवी मार्ग से मैनिटोल दिया जाता है जो प्रेशर को कम करता है, ठीक है। साथ में एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए दिया जाता है, ठीक है। तीव्र दर्द होने पर नार्कोटिक एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे मेप्रेडिन और मॉर्फिन। ये सब जो है नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, समझ गए ना।
तो ये सब दिया जाता है। ये हो गया आपका समान प्रबंध, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध लिखना पड़ेगा, तो नर्सिंग प्रबंध जो है आपको खुद से लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। नर्सिंग प्रबंध सर्जरी से पहले आप आँख वाले पेशेंट में आँख को सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से पहले क्या क्या करेंगे और सर्जरी के बाद क्या क्या करेंगे उस पेशेंट को, सब पहले और बाद दोनों में 10-10, 15-15 पॉइंट लिख दीजिएगा, तो जो है आपका ये सर्जरी के देखभाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन जनित रोग क्या है? यौन जनित रोगों की सूची बनाइए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यौन जनित रोगों का सूची बनाइए और कोई भी एक यौन जनित रोगों को विस्तार से वर्णन करें 10 नंबर या 15 नंबर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए यौन संचालित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, STD होता क्या है, ठीक है ना। देख लीजिए, देखिए यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग यौन रोग कहलाता है। इन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STIs या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs अथवा वेनरल डिजीज VDV कहा जाता है, समझ गए। देखिए यौन जनित रोग, जनित मतलब से संबंधित, यानी यौन क्रिया के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है और एक से दूसरे में यह रोग प्रसारित हो जाता है यौन क्रिया के द्वारा, यौन संपर्क के द्वारा, तो वही जो रोग होता है वह यौन रोग कहलाता है, समझ गए। चलिए यह यौन से जो है एक से दूसरे में यौन क्रिया के संपर्क में आने के बाद होता है, ठीक है। इसे जो है हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, STIs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs भी कहते हैं और वेनरल डिजीज VD भी कहते हैं। वेनरल डिजीज यौन रोग, समझ गए। चलिए इसका कुछ जो है कुछ महत्वपूर्ण जो यौन जनित रोग है आपको इसको याद में रखना है, ठीक है। देखिए पहला है चेनक्रोइड है, चेनक्रोइड, समझ गए। दूसरा है सिफिलिस है, तीसरा गोनेरिया है, उसके बाद है LGV है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनिरम, समझ गए ना, LGV, ग्रेनुलोमा इंगुइनल या डोनोवेनोसिस, समझ गए। ये आपका सेक्सुअल डिजीज है। नेक्स्ट आता है HIV एड्स है, ठीक है, स्केबीज है, समझ गए ना, हेपेटाइटिस है, वेजिनोसिस है, क्लेमेडिया है, हर्पिस है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है PID और वेजिनल ईस्ट है, समझ गए। ये सब याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले देखिए एक चीज़ें आपको तो इतना याद ही रहेगा, जैसे हेपेटाइटिस याद ही रहेगा, SKB याद ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो ही HIV एड्स याद ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इधर गोनेरिया, सिफिलिस, चेनक्रोइड, 5-6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि LGV कहा जाए तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम, ठीक है ना। LGV इसी को डोनोवेनोसिस होता है, ग्रेनुलोमा इंगुइनल डोनोवेनोसिस, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए जो याद होने वाला नहीं है वो है आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, समझ गए ना। ये भी एक रोग है। वेजिनल ईस्ट तो याद ही हो जाएगा, क्लेमेडिया और वेगिनोसिस, समझ गए। इतना आपको याद रखना। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, एक आपका हो गया, एक हो गया आपका HIV एड्स, एक आपका हो गया हर्पिस, ठीक है ना, हर्पिस हो गया। उसके बाद हो गया आपका क्या चीज़ है, हर्पिस के बाद PID हो गया, समझ गए। उसके बाद जो है आपका हो गया क्या चीज़, गोनेरिया, ठीक है ना, गोनोरिया, ठीक है ना, गोनेरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है ना, सिफिलिस हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो इसी तरीक़ा से आप लोग याद करेंगे, 7, 8, 9 जितना याद हो जाए लिख दीजिएगा, सूची बना दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कहेगा किसी एक रोग पर चर्चा करें, किसी एक यौन संचारित रोग पर चर्चा करें, या फिर आपसे डायरेक्टली कह देगा कि गोनेरिया के बारे में विस्तृत से चर्चा करें जिसमें उसका रोग निदान, प्रसार, लक्षण, निदान सब चीज़ हो। या फिर क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत बार पूछा गया है एड्स के बारे में, ठीक है ना, एड्स के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ देगा। या फिर आपसे यौन संचारित रोग पूछेगा, किसी एक पर चर्चा करने के लिए पूछेगा, तो गोनेरिया पढ़ा रहा हूँ, एड्स भी आगे पढ़ा दूंगा, तो अगर आपको जो आसान लगेगा उस पर चर्चा कर दीजिएगा, समझ गए। चलिए देखिए गोनेरिया जो है यहाँ पे क्या होता है, देख लीजिए। गोनेरिया जो होता है यह एक यौन संक्रामक रोग है, पता है आपको, जिसमें जेनिटरी ट्रैक्ट में जो आपका जेनिटोरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें निस्रियाई गोनेराई जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। देखिए गोनेरिया
रोग जो होता है यह जेनेटरिनरी ट्रैक्ट को क्या करता है, संक्रमित करता है। जो यौन रोग होता है जो किसके कारण होता है, निसेरियाई गोनेराई जीवाणु द्वारा संक्रमण होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा निसेरिया गोनेराई और जेनेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो है कौन है, इसी में संक्रमण होता है निसेरियाई गोनेराई जीवाणु के द्वारा। समझ गए ना, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है याद करना। ओके चलिए देखिए, जो गोनेरिया होता है ना, चूँकि यह यौन संक्रामक रोग है, तो यह क्या करता है कि इस गोनेरिया जो होता है निसेरियाई गोनेराई के कारण होता है। समझ गए ना, निसेरियाई गोनेरियाई के कारण होता है। यह एक जीवाणु होता है, समझ गए ना, जो सेक्सुअल रिलेशन में जो है एक दूसरे को फैलता है। ठीक है, असुरक्षित तरीके से अगर सेक्सुअल रिलेशन होगा तो। दूसरी चीज़ें, यह जब फैलता है तो मुख्य रूप से यह जननांगों को प्रभावित करता है। समझ गया ना, जेनेटरिनरी ट्रैक्ट को, मतलब जो भी जननांग है उसको जो है इसको प्रभावित करता है। साथ ही यह मूत्र नली को भी प्रभावित करता है, मूत्रीय प्रणाली को प्रभावित करता है। समझ गए ना, और साथ में यह गला को भी प्रभावित करता है, जिसको गोनेरिया होता है। तो समझ गए। चलिए ये हो गया। गोनेरिया का जो प्रसार होता है देख लीजिए, गोनेरिया रोग निसेरियाई गोनेरियाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो अभी पता है, अभी देखे हैं। यह रोग मुख्यतः संक्रमित रोगी के साथ यौन संबंध बनाने पर होता है। अगर इसका प्रसार कब होता है, कैसे फैलता है, तो अगर कोई गोनेरियाई से पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल संबंध बनाए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, किसी में भी हो सकता है, अगर उसमें जो है ये चीज़ें है और उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो यह जो है फिर फैल जाता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति में। परंतु जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान भी गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो सकता है। मतलब ये जो गोनोकोकल है, गोनेरियाई निसेरियाई के कारण जो होने वाला जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम है, यह बच्चे के समय भी होने लगता है, जिससे बच्चे के आँख लाल सूझना और आँख से स्राव निकलने लगता है। समझ गए ना, तो ये जो है आपका ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है बच्चे में। समझ गए। अगर बड़े में होता है तो वह यौन क्रिया के कारण होता है। बच्चे में, शिशु में होता है तो उस शिशु में जब जन्म लेता रहेगा उस समय नहीं देख रेख होने के कारण यह जो है वैजिनल मार्ग से जो है फैल जाता है आँखों में इन्फेक्शन। समझ गए। चलिए, जो समझ गए, यह रोग जो है मुख्यतः 19 से 25 वर्ष की आयु में होता है। समझ गए ना। चलिए, इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाला कारक कौन कौन सा है, मतलब इसके फैलने के चांसेज कब बढ़ जाता है, तो जब असुरक्षित तरीके से अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा, एक से अधिक यौन संबंधी, मतलब एक से अधिक के साथ यौन बनाना, ठीक है ना, यौन संबंध बनाना, वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशंस, ये जो है इसका मुख्य कारण है जो कि इसको बढ़ाता है गोनेरिया को। ठीक है ना। चलिए, इसका उद्भवन काल कितना होता है, मतलब लक्षण दिखने का इसका जो काल होता है कितना होता है, तो इसका जो लक्षण दिखने का काल होता है यह आप सभी के बीच में है, तो मैं यहाँ पे बताने का कोशिश। इसका जो उद्भवन अवधि होता है, इनक्यूबेशन जो पीरियड होता है वह 3 से 6 दिन होता है। ठीक है, इसको 3 से 6 दिन याद रखिएगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि गोनेरिया का उद्भवन अवधि कितना होता है, तो 3 से 6 दिन। समझ गए ना, 3 से 6 दिन में ये अपना जो है लक्षण दिखा देता है। समझ गए। चलिए, लक्षण क्या होता है, गोनेरिया अगर किसी को होगा तो लक्षण क्या होगा, तो चूँकि यह जननांगों को लेकर और मूत्रीय प्रणाली को भी प्रभावित करता है और गर्दन को भी प्रभावित करता है, गला को भी। समझ गए ना। तो देखिए, पेशाब करते समय दर्द होगा, मतलब डिफ़िकल्ट इन यूरिन, डायसूरिया, मूत्र मार्ग से मवाद जैसा शराब आना। चूँकि यह मूत्र मार्ग और मूत्रीय प्रणाली का रोग है तो मूत्र मार्ग में तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो मूत्र मार्ग से मवाद जैसा जो है शराब निकलेगा। पेशाब करते समय दर्द होगा। ठीक है, जननांगों पर ललीमा एवं सूजन होगा। ठीक है, उसके बाद है बार बार पेशाब जाने का इच्छा होगा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन, मतलब मूत्र अधिक होगा। जननांगों पर खुजली होगा, इचिंग होगा। ठीक है, पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द होगा। ठीक है ना, बुखार भी हो सकता है, हाथ पैर पर चकत्ते बन सकता है, पैपिलरी स्किन लेशन। ठीक है, उसके बाद आपका जोड़ों में दर्द हो सकता है, अर्थलेजिया और उल्टी होना, वोमिटिंग भी हो सकता है। समझ गए। तो ये सब जो है इसका होता है क्या चीज़, लक्षण गोनेरिया वाले पेशेंट में। चूँकि गोनेरिया वाले पेशेंट का जेनेटरिनरी ट्रैक्ट को जो है इन्फेक्ट करता है, मतलब जननांगों को, जो जननांग में जो जो ऑर्गेन आता है, जैसे मूत्र मार्ग, ठीक है ना, महिला में योनि, पुरुष में पेनिस। समझ गया ना। उसी प्रकार से जो है ये सब में जो है जननांग पर घाव होना, जननांग पर चकत्ता होना, ललीमा होना, बार बार पेशाब जाना, दर्द होना, पेशाब त्याग में मवाद जैसा उसमें से सिक्रेशन होगा। ठीक है ना, खुजली होगा, बुखार आएगा, दर्द होगा। ठीक है ना, गले में भी जो है संक्रमण हो सकता है।
पेल्विक क्षेत्र में दर्द होगा, हाथ पैर पर चक्कते होने लगेगा, जोड़ों में दर्द होगा, उल्टी होगा, तो ये सब जो है लक्षण गोनोरिया वाले पेशेंट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्नोसिस निदान देखिए आप लोग। यहाँ पे निदान में इसका क्या क्या टेस्ट होता है, शारीरिक परीक्षण होता है और लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है, जो भी लक्षण दिखता है। जैसे स्वेब कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड एग्जामिनेशन होता है, मूत्र की यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है, सीरम इम्यूनो एसे जांच किया जाता है और VDRL जांच किया जाता है। समझ गए? तो इतना जांचें याद रखिएगा गोनोरिया वाले पेशेंट का, कि लक्षणों की उपस्थिति का जांच, शारीरिक एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन, इतिवृत्ति लेना, साथ में स्वेब कल्चर का टेस्ट होता है, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, चूँकि मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम करता है, यूरिन में प्रॉब्लम करता है, मवाद निकलता है, तो यूरिन टेस्ट होगा ही होगा। सीरम का टेस्ट होता है कि बॉडी में जो इम्यूनी सिस्टम है कितना बना हुआ है, तो सीरम इम्यूनो एसे का अध्ययन किया जाता है और फिर लास्ट में VDRL जांच किया जाता है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। अब इसका जटिलता क्या होता है, जटिलता देख लीजिए। द्वितीय संक्रमण मतलब दूसरा कोई संक्रमण हो सकता है, जैसे फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। मैंने आपको बताया कि यह गला को भी प्रभावित करता है, तो दूसरे संक्रमण के रूप में इससे जो है गोनोरिया से जो है गला को प्रभावित होगा, तो फेरेंजाइटिस फेरिंग्स का प्रॉब्लम और टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद देखिए गोनोकोमल सेप्टिसेमिया है, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया हो सकता है। उसके बाद है पॉलीअर्थरेजिया हो सकता है। पॉलीअर्थरेजिया का मतलब है कि शरीर के विभिन्न जोड़ों में जो है दर्द होने लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद है इनफर्टिलिटी मतलब बाध्यता, बांझपन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है व्यक्ति में जटिलता पाया जाता है। किसी में अगर ग्लूकोमा रोग गोनोरिया रोग होने के बाद ये सब इसका जटिलता है। अब देखिए आपके सामने दे देगा बीमारी का नाम और कहेगा कि इसका जटिलता के बारे में बताइए। ठीक है ना, तो ये जो है जटिलता याद रखिएगा। द्वितीय संक्रमण के रूप में फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, पॉलीअर्थरेजिया और इनफर्टिलिटी। समझ गए? इतना इसका जटिलता याद रखिएगा। कुछ और जटिलता है, ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन मतलब जो संधि है, जो ज्वाइंट है हड्डी का, उसमें डिस्ट्रक्शन बिखराव हो सकता है। और गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब आंखों का प्रॉब्लम गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवा में प्रॉब्लम कंजक्टिवाइटिस। समझ गए? चलिए ये समझ गए, तो ये सारा जटिलता है गोनोरिया रोग का। ओके, नेक्स्ट देखिए इसका उपचार क्या होता है, देख लीजिए। उपचार में जैसे किसी को अगर संक्रमण है तो उसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। समझ गए ना, और गोनोरिया रोग में ज़्यादातर जो है एंटीबायोटिक ही इंजेक्शन के माध्यम से ज़्यादा काम करता है, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफेक्जिन। ये सब जो है आपका क्या चीज़ है, एंटीबायोटिक है, और गोनोरिया रोग में ज़्यादातर एंटीबायोटिक ही काम में आता है। ठीक है ना, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफेक्जिन। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम के उपचार के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या फिर एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये है बच्चा के लिए। अगर कोई बच्चा में गोनोरिया रोग मतलब गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हुआ है निसेरियाई गोनोरियाई के कारण, तो उसे जो है 1% सिल्वर नाइट्रेट या फिर एरिथ्रोमाइसिन का आई ड्रॉप दिया जाता है। क्योंकि जो बच्चा होता है तो उसमें गोनोरिया होता है तो उसको आँख का ही प्रभावित करता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं। दर्द के लिए एनाल्जेसिक दिए जाते हैं, जो कि ये सब लक्षण इसमें दिखाई देता है। समझ गए? तो लक्षण का भी इलाज करते हैं। अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे देख लीजिए। ठीक है, गोनोरिया रोग का रोकथाम कैसे होगा, तो जो कम्युनिटी है समुदाय में गोनोरिया लक्षणों का प्रचार प्रसार करना एवं रोगियों को अस्पताल में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर किसी को लक्षण दिखे तो उसमें प्रोत्साहित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे समुदाय में कि अस्पताल में आकर इसे जरूर दिखवाएं। ठीक है, समुदाय में गोनोरिया के बारे में जागरूकता लानी चाहिए। समुदाय में गोनोरिया के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए ताकि लोग जो है इसे डरे नहीं, उपचार करवाएं। ठीक है, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध निरोध या फिर जो है कंडोम बगैर पहचान पूछे भी वितरित किए जाने चाहिए। जो भी स्वास्थ्य केंद्र है सभी जगह जो है निरोध कंडोम जो होता है वो होना चाहिए, और बगैर किसी से कुछ पूछे जो है ये बेहिचक जो है वितरित करना चाहिए। ठीक है, संक्रमित रोगियों को देखभाल करने से पूर्व एवं पश्चात अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। अगर आप एक नर्स है और आप ये समझ रहे हैं कि इससे में गोनोरिया का लक्षण है, तो फिर जो है आपको क्या करना चाहिए, उसको देखने से पहले और देखने के बाद अपना सुरक्षा जरूर करें, वरना आप में फैल सकता है। समझ गए?
चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रोगी एवं उसके संबंधियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब जो भी रोगी हो उसको खुद को या उसको जो भी रिलेटेड है उसको जो है कहें कि आप स्वच्छता बना कर रखें, ठीक है, क्योंकि संक्रमण जो संक्रमित रोग होता है वह गंदगी से भी फैल जाता है। रोगी को STDs के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जो बारे में अच्छे से जो है स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, तो इस तरीक़ा से रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य कर्ण का प्रदाह क्या होता है, इसके प्रकार, लक्षण, जटिलता, निदान, ओटाइटिस मीडिया के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का चिन्ह, लक्षण लिखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के उपचार लिखिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले जानिए ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। मीडिया मतलब मीडियम ओटाइटिस, समझ गए ना। मध्य कर्ण का संक्रमण एवं प्रदाह होना ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। प्रदाह समझ रहे ना कि वहाँ पे लाल धब्बा, चकाता, खुजली होना, सूजन होना, ये प्रदाह हो गया। और संक्रमण जो आपको संक्रमण हो सकता है किसी भी कारण से, ठीक है। तो मध्य कर्ण का संक्रमण एवं प्रदाह होना ही जो है ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, समझ गए। चलिए मिडिल ईयर का अब यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में भी है। ओटाइटिस मीडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। मीन्स जो ओटाइटिस मीडिया है इसे कैरेक्टराइज किया गया है संक्रमण और इन्फ्लामेशन मिडिल ईयर का, समझ गए, मध्य कर्ण का। ओके चलिए प्रकार क्या होता है देख लीजिए। प्रकार में 2 प्रकार होता है। एक होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो कि आपको ऊपर पूछा भी गया है, और एक होता है क्रोनिक जो जीर्ण होता है लंबे समय वाला, ठीक है। देख लीजिए एक्यूट वाला, इसमें मध्य कर्ण में अचानक से संक्रमण हो जाता है तथा 6 सप्ताह के भीतर स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। यह एक कान अथवा दोनों कान में एक साथ हो सकता है। देखिए एक्यूट वाला होता है तो आप लोग जानते हैं कि यह तीव्र गति से अचानक किसी में अटैक करता है और फिर स्वयं जो है धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, थोड़ा मोड़ा इलाज करने के बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यही है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसमें मध्य कर्ण में जो है अचानक से कोई संक्रमण हो जाता है जो 6 सप्ताह के भीतर जो है स्वतः ही ठीक हो जाता है। स्वतः ही के मतलब कहा जाए तो दवाई ववाई लेने पर हल्का फुल्का ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन अटैक जो है अचानक से करता है, ठीक है। यह एक कान अथवा दोनों कान में हो सकता है और यही आपका तीव्र मध्यकर्ण एक्यूट जो है आपका होता है ओटाइटिस मीडिया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे क्रोनिक भी देख लीजिए। क्रोनिक क्या होता है समझ गए, जीर्ण, जिसको लंबे समय से होने वाला रोग भी बोलते हैं। इसमें मध्य कर्ण में बार बार संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण मध्य कर्ण के अलावा कान की मैस्टॉइड अस्थि एवं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जीर्ण मध्य कर्ण शोथ का मतलब होता है कि किसी को मध्य कर्ण में अगर लंबे समय से बार बार संक्रमण होते आ रहा है तो यह फिर जो है क्रोनिक हो जाता है, और यह व्यक्ति के मध्य कान के अलावा जो है जो कान के बगल का जो मैस्टॉइड जो अस्थि है, मैस्टॉइड जो बोन है, इस मैस्टॉइड बोन में भी हो सकता है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी, टिम्पेनिक झिल्ली में भी ये हो सकता है क्रोनिक वाला, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई संक्रमण बार बार होगा, लंबे समय से रहेगा तो आपको और सारे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये जो है मध्य कर्ण के संक्रमण में जिसको क्रोनिक होता है, तो क्रोनिक खतरनाक होता है, समझ गए। और क्रोनिक जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिक ठीक नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे फिर इलाज करवाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो यही क्रोनिक होता है जो बार बार होता है, और यह मध्य कान के साथ साथ यह मैस्टॉइड अस्थि को और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी प्रभावित कर सकता है, समझ गए। तो ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया। कारण जान लीजिए कि भाई ये कारण क्यों, क्या कारण होता है ओटाइटिस मीडिया होने का। देखिए लंबे समय से साइनोसाइटिस, मतलब साइनोसाइटिस का मतलब है कि अगर नाक में जो साइनस है उस साइनस में है किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो जाता है लंबे समय से, तो आपका जो है एक्यूट जो है ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। किसी भी प्रकार के गांठे होना, ट्यूमर होना, अगर आपके कान के हिस्से में, समझ गए ना, या फिर आपके कान के आसपास में किसी भी प्रकार के ट्यूमर होता है तो इसका कारण बनता है ओटाइटिस मीडिया। वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन होने से भी जो है आपके यह मध्य कान को संक्रमित करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, समझ गए ना। उसके बाद फेरेंजाइटिस, समझ गए। तो राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, समझ गए ना। तो ये सब जो है अपर ट्रैक्ट होता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का, ठीक है ना। तो इसके कारण भी ये चीज़ें हो सकता है ओटाइटिस मीडिया। चूँकि
नाक, कान, गला, ये सब जो होता है ना, ये सब का जो है आसपास का ही क्षेत्र होता है, एक दूसरे के प्रभावित करता है। अगर नाक प्रभावित होगा, अगर वह नाक धीरे धीरे रहेगा तो वह कान को भी प्रभावित करेगा। कान में प्रॉब्लम है लंबे समय से तो वह कहीं ना कहीं जो है नाक के कारण भी हुआ होगा। तो तमाम एक दूसरे के आपस में प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में साइनोसाइटिस, राइनाइटिस और फेरेंजाइटिस ये सब है। साथ ही लंबे समय से साइनोसाइटिस होना, किसी प्रकार के गांठे, ट्यूमर्स होना, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है ना, एक कारण है। उसके बाद अगर राइल्स ट्यूब डालते हैं तो राइल्स ट्यूब गलत जगह पर डल जाएगा, इसके कारण हो सकता है। लसिका गांठों का सूजन, एडेनोइड एडिमा, चूँकि जानते हैं कि लसिका जो है आपका कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स आपके गले के आसपास में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो राइल्स ट्यूब या फिर लसिका गांठों के सूजन भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब कारण हो गया। लक्षण क्या होता है देख लीजिए, अगर किसी को ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण होता है तो उसमें जो लक्षण होता है क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला लक्षण होता है कान में तेज दर्द होना, सीवियर पेन इन ईयर, ठीक है ना। कान में जो है तेज दर्द होगा, ठीक है। कान से बदबूदार जो है शराब निकलेगा। मध्य कान में संक्रमण है तो कान तो बहेगा ही बहेगा, डिस्चार्ज होगा ही होगा, दर्द होगा ही होगा, बुखार लगेगा ही लगेगा। जब दर्द है तो हेडक भी होगा, चूँकि कान और हेडक और नाक ये सब एक दूसरे से अटैच है। सिर दर्द भी होगा, सुनने की क्षमता कम होगा, हियरिंग लॉस होगा, भूख नहीं लगेगा, मुंह से भी बदबू आएगा, जी घबराना, उल्टी होगा, कान भरा हुआ अनुभव होना, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए चबाने में दर्द होगा। तो ये सब जो है आपके हो सकता है, समझ गए ना, ओटाइटिस मीडिया के लक्षणों में कि कान में तेज दर्द, कान से बदबूदार सिक्रेशन, बुखार होना, सिर दर्द होना, सुनने की क्षमता कम होना, भूख न लगना, मुंह से बदबू आना, जी घबराना, उल्टी होना, कान भरा हुआ अनुभव होना, फुलनेस इन ईयर, चबाने में दर्द होना, ये सब जो है आपका हो सकता है, ठीक है। निदान इसका देख लीजिए, निदान डायग्नोसिस इसका क्या क्या हो सकता है। कान में प्रॉब्लम है, फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति के जांच, तो ये सब तो नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जो होता है ऑडियोमेट्री होता है, समझ गए ना। ऑडियोमेट्री, ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन, ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर, मस्टवाइड एक्सरे, सीटी स्कैन, ठीक है। तो ये सब जो है आपके निदान होता है पेशेंट का, समझ गए, जिसको ओटाइटिस मीडिया हुआ। देख लीजिए लक्षण में एक बार और बताते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति का जांच। नेक्स्ट है ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री कैसे याद रखेंगे कि कान सुनने का काम करता है और ऑडियो को हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं, ऑडियो को तो देख नहीं सकते हैं, तो उसमें मेट्री लगा दीजिएगा तो ऑडियोमेट्री हो जाएगा। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, फिर ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर है, यानी ओटो से दो है, एक है ओटोस्कोपी और एक है आपका ओटो रियल डिस्चार्ज कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है मस्टवाइड एक्सरे, जो मस्टवाइड बोन है उसका एक्सरे किया जाता है कि कहीं ये भी नहीं तो प्रभावित है। साथ ही सीटी स्कैन किया जाता है, समझ गए। तो ये आपका जो है 3 तरीका का आपका ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए से यहाँ तक है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसका जटिलता देखिए, अगर किसी में ये प्रॉब्लम ओटाइटिस मीडिया का होता है और उसको लंबे समय तक चलता है तो जो है उसको और क्या क्या हो सकता है ओटाइटिस मीडिया के साथ में। तो देखिए अवशेष फॉर्मेशन, समझ गए ना, मतलब जो सिक्रेशन हो रहा है वहाँ पे पस का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। सिग्मोइड साइनस, समझ गए ना, साइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा, सिग्मोइड हो जाएगा, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, ठीक है ना, सेप्टिसेमिया हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में अभी हम लोग देखे हैं गोनोकोकल सेप्टिसेमिया, यहाँ भी सेप्टिसेमिया है, ठीक है। उसके बाद है जगलर वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है ना, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस, समझ गए ना। उसके बाद मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, समझ गए। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए लेब्रेंथिस भी हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, और लास्ट में डिफनेस मतलब बहरापन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है लक्षण होता है। लक्षण में पस का निर्माण होने लगेगा, समझ गए। मध्य कान में सिग्मोइड साइनस होगा, सेप्टिसेमिया होने लगेगा, जगलर वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, लेब्रेंथाइटिस हो जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है दोनों तरीक़ा से, और डिफनेस मतलब बहरापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, इसका जटिलता, क्योंकि सभी बीमारी का अलग अलग जटिलता भी 2-4 पूछता रहता है, तो याद रखिएगा अच्छे से। इसका उपचार क्या होता है देख लीजिए। पहला है चिकित्सीय प्रबंध। चिकित्सीय प्रबंध में दवाई वाई के द्वारा ठीक किया जाता है लक्षणों का, समझ गए ना। तो रोग को एनाल्जेसिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, समझ गए ना, एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन, ओके। दर्द के लिए एनाल्जेसिक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है
संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप देंगे, इंस्टिलेशन करेंगे, निरोपण करेंगे, समझ गए, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन और एरिथ्रोमाइसिन दोनों ड्रॉप है एंटीबायोटिक, समझ गए। रोगी को नेजल स्प्रे या ओरल डिकॉन्जेस्टेंट भी दिए जाते हैं, समझ गए। नेजल स्प्रे क्यों दिया जाता है? नाक में साइनस के प्रॉब्लम को रोकने के लिए, साइनोसाइटिस को रोकने के लिए नेजल स्प्रे, या फिर ओरल डिकॉन्जेस्टेंट दिया जाता है, समझ गए ना। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, कैंडिडा के इन्फेक्शन के लिए होने पर निस्टेटिन एवं 2% सैलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है। अगर किसी प्रकार के कैंडिडा इन्फेक्शन है तो इसके लिए निस्टेटिन 2%, निस्टेटिन और 2% सैलिसिलिक अम्ल ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन भी किया जाता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका कैंडिडा जो है इन्फेक्शन हो गया, इस चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सर्जिकल प्रबंध में क्या होता है। तो देखिए रोगी के आवश्यकता के अनुसार से इसका जो है सर्जरी किया जाता है, ठीक है। चलिए रोगी की गंभीर स्थितियों को आवश्यकता अनुसार निम्न शल्य चिकित्सा किया जाता है। कौन कौन सा सर्जरी प्रबंध में है देख लीजिए। पहला है मैरिंगटोमी है, समझ गए ना। पहला क्या है? मैरिंगटोमी है, समझ गए, मैरिंगटोमी, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है टिम्पनोप्लास्टी है। क्या है? टिम्पेनोप्लास्टी है। टिम्पनिक मेम्ब्रेन के लिए टिम्पोनिक प्लास्टी किया जाता है। मस्टॉइड अस्थि के लिए मस्टॉइडेक्टोमी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है एडिनोडॉइडेक्टोमी किया जाता है, एडिनोडॉइडेक्टोमी किया जाता है, एडिनोइडेक्टोमी किया जाता है, एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा, समझ गए ना, कोलोस्टेटोमा जो है किया जाता है। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, इतना जो है याद रखना है। क्या याद रखना है? मैरिंगटोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मस्टॉइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी और एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा, समझ गए। इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? मैरिंगटोमी, टेम्पेनोप्लास्टी, मस्टॉइडेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी और एक्सिशन ऑफ कोलोस्टेटोमा। तो ये आपका हो गया सर्जिकल प्रबंध, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग प्रबंध में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे सर्जरी बहुत सारा है आवश्यकता अनुसार। तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद क्या क्या जो है नर्स कर सकती है, क्या क्या नर्स जो है जगह के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, समझ गए ना, कैसा सर्जरी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग देखभाल लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नर्सिंग देखभाल नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।